Assalamu alaikum warahmatullah. I hope you're all good. So let's start. This is a topic on nucleic acids. Nucleic acids इनको nucleic क्यों कहते हैं? क्योंकि mostly they are found inside nucleus. And why are they called acids? Because they have acidic group in them. तो कैसे होता है, क्या होता है, क्या करते हैं ये? Let's start. So firstly, let's start with the introduction. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये क्या है, कहाँ से आए, कितने किस्म के हैं, ये सब जानना है, ठीक है। सो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो वहाँ पे कौन कौन सा होता है, हमारा डीएनए होता है, हमारा आरएनए होता है, ठीक है। तो इनसे क्या फ़ायदा है, यानी जितना भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी अपने अपनी तादाद बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए हर एक सेल को, हर एक बच्चे तक, जितने भी पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन है, जितने भी रेसिपी, जिसके बारे में बार बार मैं कहता था कि रेसिपी, वो रेसिपी जो है वो अपने डॉटर सेल्स को भी देना है। यानी जो ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो इसके लिए जेनेटिक मटेरियल, एक रेसिपी होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के पास। उस रेसिपी को आगे भेजना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेल्स को भी नीड है इस सब की। तो इसी के बारे में हमें खुल के बात करनी है। दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए हो सकता है। ये जो है हमारे पास एक डिपिक्शन है, सिंपल डिपिक्शन है एक न्यूक्लियस की, जो हमारे सामने है अभी। इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड सेकेंड वन इज द आरएनए। आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और भी बहुत सारी डिफरेंसेस है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। यू जस्ट कीप योर सेल्फ अवेलेबल एंड कीप लिसनिंग। आप पढ़ो नहीं, आप जस्ट लिसन टू माई वॉइस एंड फॉलो दिस कर्सर, ओके। सो देर आर ऑल्सो कॉल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का ही टॉपिक हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल हमारे हैं। तो ये भी उस फनल में, जो वो फनल हमने बनाई थी, उस फनल में ये भी ऊपर ट्रैप हो गए थे, यानी इनका साइज भी बड़ा है और ये नीचे नहीं आए थे। यानी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है, ये उसमें आ गए थे, ऊपर ही रह गए थे। तो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो क्यों हैं, बड़े क्यों हैं? तो बिकॉज दे आर पॉलीमर्स, यानी ये बहुत सारे मोनोमर्स के बने हुए होते हैं। अब इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक। हमारा मोनोमर यानी किनका बना है, कि क्या इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या बात है, यानी डीएनए भी, हमारा आरएनए भी, ये दोनों इन न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या बात है, ये क्या चीज़ है, ये देखेंगे। तो कंपोनेंट्स, इसकी कंपोजिशन क्या है, वो सीखेंगे। इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, यानी जो इसके काम करने वाली चीज़ें होती है वो तीन है, यानी तीन चीज़ें इसमें ख़ास है जिनको ख़ास काम है। पहली बात जो है वो शुगर है। एक पेंटोस 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है। एक पेंटोस शुगर, जैसे हमने शुगर्स के बारे में बातें की, बहुत सारी बातें की हमने कार्बोहाइड्रेट्स में। एक पेंटोस था वहाँ पे, है ना, मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाए, उसका लीनियर स्ट्रक्चर भी, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी। तो लेट्स सी वाट शुगर, ठीक है। ये हमारे पास एक पेंटोस है, यानी 5 कार्बन वाला शुगर, 1 2 3 4 5। ये भी 1 2 3 4 5। तो मैंने दो क्यों बनाए, ये समझना है। वी हैव पेंटोस शुगर। ये डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, यानी दोनों नहीं होते। इनमें से एक डीएनए वाला है, दूसरा आरएनए वाला है। अब कौन डीएनए वाला है? डीएनए का नाम से ही क्या पता चलता है? डीऑक्सीराइबोस। देखो ये वाला शुगर जो है, सॉरी, ये वाला शुगर जो है, ये हमारा डीऑक्सीराइबोस, यानी ये शुगर जो है ये हमारे डीएनए में होता है। और ये आरएनए का नाम पढ़ो, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी ये जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ये वो पेंटोस है जो हमारे आरएनए में होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस क्या है, ये सीखेंगे कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं। आई एम सॉरी, लेट्स गो बैक यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं? लेट्स सी। नाइट्रोजिनस बेसिस ये सारे वो कंपोनेंट है हमारे न्यूक्लियोटाइड बाबा के वह सारे कंपोनेंट्स है जिनमें हमारा नाइट्रोजन होता है, तभी इनको नाइट्रोजिनस बेसिस हम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नाइट्रोजिनस बेसिस।
तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 5 होते हैं, बट असल में 4 ही होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे 4 ही होते हैं। मतलब क्या हुआ, 5 होते 4 होते, तो होते कितने हैं हमारे पास? 4 होते हैं। अब कैसे है कि प्यूरीन होता है, पायरिमीडिन होता है, यानी इनमें से 2 जो है वो प्यूरीन कहलाते हैं और 3 जो है वो पायरिमिडीन कहलाते हैं। अब 2 प्यूरीन कौन से है और 2 पायरिमिडीन कौन से है, आपको नाम सामने है। एडेनिन और गावानिन जो है वो प्यूरीन है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल जो है ये हमारे पिरिमिडीन्स हैं। अभी प्यूरीन, पिरिमिडीन, इनको याद कैसे रखना है? इनको याद ऐसे रखना है कि प्यूरीन के बारे में ख़ास बात याद रखोगे कि इनमें 2 साइक्लिक रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो साइक्लिक रिंग जो है एक 5 कार्बन वाला होता है, दूसरा 6 कार्बन वाला होता है। कार्बन ही नहीं, मेंबर सीधे कहो कि 5, एक 5 मेंबर रिंग का है, यानी 5 कॉर्नर है इस रिंग के, दूसरे में 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी एक 5 है, दूसरा 6 है। तो इसका मतलब ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन हमारे हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, देखो दोनों प्यूरीन हमारे हेटेरोसाइक्लिक है। और ये जो पिरिमिडीन्स है ये सारे 6 मेंबर्ड रिंग के बने हुए होते हैं, है ना। तो इनमें कोई और रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। और एक बात है कि नाइट्रोजन इन सब में होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में होता है नाइट्रोजन। अब डिफरेंस क्या है प्यूरीन और पिरिमिडीन में? प्यूरीन में हमारे नाइट्रोजन जो है वो 4 जगहों पे होते हैं। सी 1 2 3 4 प्लेसेस पे हमारा नाइट्रोजन मेंबर होता है रिंग का, ठीक है। आप देखोगे कहीं पे रिंग से बाहर भी नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे ये रिंग से बाहर है, ये रिंग के साथ नहीं है, यानी ये कॉर्नर पे होना चाहिए था, ये रिंग के बाहर है। देखो लाइन है यहाँ पे, तो रिंग के बाहर है। बेसिकली हमारे प्यूरिन में 4 रिंग होते हैं जो मेंबर होते हैं हमारे रिंग के, ठीक है। और हमारा पिरिमिडीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग के 2 मेंबर होते हैं, ये और ये। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे भी देखो 1 और 3, 1 और 3। तो जब हम इनको नंबरिंग करेंगे, यानी इनको नंबर अलग अलग, इन कॉर्नर्स को अपने नंबरिंग करेंगे, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, यू विल जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी इट अगेन। तो हम देखेंगे नंबरिंग जब करेंगे तो 1 3 7 और 9 पोजीशन पे प्यूरीन्स के नाइट्रोजन होता है, और हमारी पिरिमिडीन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग की जाती है, यानी एक नीचे वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करके उल्टा जाओ, ठीक है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो 1 और 3 पोजीशन पे, यानी 2 पोजीशन पे ही हमारा नाइट्रोजन पिरिमिडीन में होता है। तो ये हमारे नाइट्रोजन बेस है। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पिरिमिडीन है, मैंने ये बोला टोटल तो 4 है, ये 5वीं, यहाँ पे 5 तो है मगर, तो आप ये बात याद रखोगे कि डीएनए में भी 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए में भी 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस। तो 5वां कौन सा है जो एनोमलस है? 5वां यहाँ पे सीखेंगे कि जो थायमीन है वो हमेशा 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 डीएनए में होता है, और जब आरएनए की बात होगी वो हमारा यूरासिल होता है। वहाँ पे आरएनए में थायमीन के बदले यूरासिल होता है, डीएनए में सिर्फ थायमीन होता है। सिर्फ थायमीन मतलब, यानी यूरासिल वहाँ नहीं होगा, थायमीन होता है डीएनए में, और यूरासिल हमारा आरएनए में होगा। यानी ये तीन दोनों डीएनए में भी आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों डीएनए में भी और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। और अगर डीएनए है तो ये 3 तो है ही, प्लस यहाँ पे डीएनए में थायमीन होगा। और अगर आरएनए है तो ये 3 तो है ही, थायमीन वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे यूरासिल होगा। बात समझ आई होगी, आई होप सो। तो इसके बाद हमारे पास इस न्यूक्लियोटाइड में या तो 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा या 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप मतलब ये हमारा एक फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3 यानी 3H, PO4 यानी P और O4 होनी चाहिए, तो H3PO4 ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका डिपिक्शन है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप 1 होता है या 2 होंगे या 3 होंगे, तो हम देखेंगे डिटेल में। पहला पेंटोस यानी 5 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। सी ये 5 कार्बन वाला शुगर है,
यानी जब जब हमने पढ़ा था तो ये एक मोनोसैकेराइड है ना। तो जब आरएनए की बात होगी, आरएनए उसमें कौन सा होता है शुगर, 5 कार्बन वाला, अभी पढ़ा राइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना, उसमें जो है इट इज राइबोस, क्या होता है वहां पे 5 कार्बन शुगर, राइबोस। वाइल इन डीएनए, जब डीएनए होगा तो वहां पे 2 डीऑक्सीराइबोस, यानी जो वहां पे जो ये शुगर है वहां पे 2 प्राइम पोजिशन पे, यानी अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये राइबोस है, इसको 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको सिंपली राइबोस कहेंगे। बट डीएनए की जब बात करेंगे वहां पे देखो 2 प्राइम जो पोजीशन है, 1 2 पोजीशन जो है वहां पे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप नहीं है, वहां पे H ग्रुप है सिंपली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दो में, राइबोस होगा एक में, दूसरे में डीऑक्सीराइबोस होगा। तो हमने अभी तक जितने भी डिफरेंसेस पढ़ी, लाइक अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक जो नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, डीएनए में हमारा थाइमीन होता है चौथा वाला, और आरएनए में हमारा यूरासिल होता है। ऐसे ही डीएनए और आरएनए में दूसरी फ़र्क ये है कि डीएनए में हमारा डीऑक्सीराइबोस होता है, आरएनए में हमारा राइबोस होता है, तो दूसरी फ़र्क हो गई। अब तीसरी बात है हमारा नाइट्रोजीनियस बेस, क्या होता है नाइट्रोजीनियस बेस। जो हमने नाइट्रोजीनियस बेस अभी वो 5 देखे, वही क्या होता है हमने पढ़ा कि नाइट्रोजीनियस बेसेस हमारे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन, दूसरा होता है प्यूरीन। पिरिमिडीन और प्यूरीन में क्या फ़र्क है, पिरिमिडीन हमने देखे थे वहाँ वो सिंगल ये रिंग होता है, इसमें एक ही रिंग होता है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग होता है। और प्यूरीन जो है उसमें 2 रिंग होते थे, यानी ये हेटेरोसाइक्लिक होता है। इसमें कितने मेंबर, इसमें थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। थायमीन के बारे में अभी बातें याद है, ऐसे यूरासिल के बारे में बात याद है, यानी थायमीन कहाँ होगा डीएनए में, यूरासिल कहाँ होगा आरएनए में, ठीक है। तो ये बाकी तीनों, ये प्यूरीन और पैरामिडीन में डिफरेंस क्या है, और each nitrogenous base contains 1 या 2 रिंग होंगे दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एटम। जैसे हमने पढ़ा था कि जो डबल मेम्ब्रेन रिंग है जिसमें 2 रिंग होंगे, देखो अभी यहाँ पे जो प्यूरीन है, प्यूरीन में कितने, एक एग्जाम्पल दी हुई है एडेनिन, ठीक है, एक प्यूरीन है, इसमें एडेनिन एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 रिंग्स है, 2 रिंग्स है, और कितने नाइट्रोजन है मेंबर में, मेंबर इसके 1 2 3 4। जब इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ऐसे ही पिरामिडिन की बात करेंगे तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक ही रिंग स्ट्रक्चर है, और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 1 एंड 2 पोजीशन पे, 1 एंड 3 पोजीशन पे, सॉरी। तो ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO4 हमारा फॉर्मूला से ही पता चलता है। तो ये क्या करता है, ये एक एस्टर बॉन्ड बनाता है, एक एस्टर लिंकेज बनाता है। अरे एस्टर लिंकेज क्या होती है, और ये किसके बीच में, देखो जब हमने फैटी एसिड्स पढ़ा था ना, फैटी एसिड्स, वहाँ पे जब हमने ग्लिसरॉल बनाया था, फिर उसको OH दिखाया था, है ना। तो OH को हमने, जब हमने फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के नज़दीक लाया था, तो फैटी एसिड का एसिडिक ग्रुप हमारे OH के साथ मिला था, है ना, हमारे OH के साथ वहाँ से वाटर निकला था। ऐसे ही समझो कि यहाँ पे भी कुछ बात है, बट C के बदले यहाँ पे P है। देखो अब कैसे, यानी ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ता है। कैसे होता है ये देखेंगे। देखो ये सारा जो है यहाँ से लेकर ये फॉस्फेट, ये ये हमारा शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। यानी 1 पोजीशन पे हमेशा याद रखो कि हमारा 1 पोजीशन पे, किसकी 1 पोजीशन पे, ये एक शुगर है, पेंटोस 5 कार्बन शुगर है। इस 5 कार्बन शुगर की 1 पोजीशन पे हमेशा हमेशा याद रखो कि वहाँ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं आपको पूछूं ये नाइट्रोजनस बेस कितने रिंग स्ट्रक्चर की है, आप बोलोगे एक रिंग स्ट्रक्चर है। आप बोलो मुझे ये प्यूरीन है कि पिरिमिडीन है, आप क्या बोलोगे, ये पिरिमिडीन है, क्योंकि प्यूरीन में 2 रिंग होता है। ऐसे हमारे इस शुगर की 4th पोजीशन पे नहीं, 5th पोजीशन पे, ऊपर देखो, जब 5th कार्बन इस रिंग का है, यानी ये पेंटोस है ना 5 कार्बन शुगर, इसकी 5th पोजीशन पे आप देखो कि H3PO4, यानी एक फॉस्फेट, ये एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, इसको 5th पोजीशन पे अटैच होता है, ठीक है। अब इसका 5th पोजीशन, इसका 1 पोजीशन के बारे में ये बातें 2 आपको याद रखनी है। तीसरी बात क्या है कि इसमें जो ये शुगर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कितने सारे लिंक्स है। एक होता है यहाँ से नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक, ये 1 पोजीशन के से, और जो 5th पोजीशन है वहाँ से फॉस्फेट, और जब नीचे ये किसी और के साथ मिलेगा, यानी एक और नाइट्रोजनस बेस देखो नीचे है,
इसको भी शुगर है, इसको एक एक डबल मेंबर्ड ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब बोलो डबल मेंबर्ड नाइट्रोजनस बेस कौन होता है? हमारा प्यूरीन है ना, प्यूरीन है ये। और इसका 5th पोजीशन पे सिंपली सीधे ही फॉस्फेट है ना। तो क्या होता है, जो पहले वाले का 3rd पोजीशन है, पहले वाले नाइट्रोजनस बेस की यानी शुगर की 3rd पोजीशन पे है, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, है ना, शुगर में होता है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैक करता है दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे। अब बोलो कि भला क्यों करेगा अटैक, करेगा क्यों अटैक? जब हमने लास्ट टाइम जब हमने वाटर के स्ट्रक्चर में देखा था कि मैंने बोला था आपको ऑक्सीजन जो है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो ये जो बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स और जो कार्बन यहाँ पे है उसके इलेक्ट्रॉन्स भी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी ओर ज़्यादा खींचता है, यानी अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको डेल्टा नेगेटिव चार्ज चढ़ती है ना। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, छोटी सी नेगेटिव चार्ज चढ़ी। अब फॉस्फेट को देखो, ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी इसको ताकत नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। अब बोलो फॉस्फेट को कितने अराउंड, इसके अराउंड कितने ऑक्सीजन है? 4, 1 2 3 4। अब बोलो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगी कि डेल्टा नेगेटिव? खुद इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगी, और ये ऑक्सीजन यहाँ अपनी डेल्टा नेगेटिव चार्ज से इस डेल्टा पॉजिटिव पे एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियस लविंग अटैक करेगा, यानी एक पॉजिटिव चार्जड अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि इस पे खुद नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका H ये उड़ा ले जाता है। तो क्या निकला बाहर? HHO, H2O। तो वाटर बाहर निकला, और बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ था और ये ऑक्सीजन इसके साथ लिंक हो जाता है। अब ये O को यहाँ पे देखो, ये लिंक हो गया, ठीक है। क्योंकि फॉस्फेट जब हमने लास्ट टाइम देखा था ये कार्बन था, है ना, उसके ऊपर डबल बॉन्ड था, और जब हमने फैटी एसिड के लास्ट में वो देखा था तो यहाँ पे कार्बन को यहाँ पे O बचा फिर, है ना, क्योंकि जब हमने ग्लिसरॉल का देखा था, ग्लिसरॉल का OH और इसका OH बीच में थे और वाटर निकला और इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बना। हमने बोला था कि एस्टर बॉन्ड है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड है। C सेम हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो, और O बीच में, और यहाँ पे C बचा, और यहाँ पे ये C है, यहाँ पे। तो क्या है, ये एक एस्टर है। एक देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ से फिर से O, फिर से C, तो एक और एस्टर है। इसको हम फॉस्फो, क्योंकि ये फॉस्फेट है, और डाई एस्टर कहते हैं, और बॉन्ड है ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ही एक न्यूक्लियोटाइड को, यानी ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, जोड़ता है किसके साथ? एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यही बुनियाद है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलाने, और जो वाटर निकला वो यहाँ बाहर है, ठीक है। दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिप्ले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आप आराम से धीरे धीरे करके सुनो, समझो और कोशिश करो समझने की, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, सी चार्ज को कुछ मसला होता है। चार्ज ऑन डीएनए और आरएनए जो है वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों भला? ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। जो ये फॉस्फोरिक एसिड था जो अब बीच में आ गया, इस न्यूक्लियोटाइड को बीच में जो ये येलो कलर पार्ट है ये फॉस्फोरिक एसिड है ना। बट इस फॉस्फोरिक एसिड पे देखो O पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो बिकॉज ऑफ दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से हमारा डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये एसिड था, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसका एसिडिक नेचर है, तो हमारे डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में मोस्टली होते हैं, इनको
हम कहते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड्स है। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इनके बीच में और एसिड होता है और ये एसिड से एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है, वो कल पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। You will revise it and you will write everything down from those slides, and you will revise it once or twice. ठीक है? I hope you enjoyed the video. Best of luck. Stay home, stay happy, stay safe. Okay? fi amanillah.